हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ बीआरएस। आज हम बीआरएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बीआरएस का प्रोसेस होता है एसएपी के अंदर, उसे समझेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्द से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ बीआरएस। BRS BRS इज अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। BRS का मतलब होता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं कंपनी के और जो हमारी बैंक की पासबुक होती है, उन दोनों को टैली करने के लिए हम एक BRS बनाते हैं, यानी कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। जो हमारे कंपनी के अकाउंट है और जो हमारी बैंक की पासबुक है, बैंक अकाउंट है, उन दोनों को टैली करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो एसएपी में हमें दो तरीके के फंक्शंस दिए हुए हैं बीआरएस के लिए। एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, दूसरा होता है मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी एसएपी में कैसे प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, बीआरएस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट के लिए 3 बैंक अकाउंट बनाने पड़ते हैं। मतलब मेरा है कहने का कि आपको अगर आप बैंक अकाउंट, आपका एक बैंक अकाउंट है, सपोज आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट है, तो आपको उस बैंक अकाउंट के लिए 3 बैंक्स बनाने होंगे। पहला होता है हमारा मेन बैंक, जो आपका सपोज एसबीआई में है तो एक हम मेन बैंक की जीएल बनाएंगे। मतलब आपका अगर एक कंपनी का एक बैंक अकाउंट है तो उस एक बैंक अकाउंट के लिए हमें 3 जीएल्स बनाने होते हैं। एक जीएल हम बनाएंगे मेन बैंक के लिए, दूसरा जीएल हम बनाएंगे इनकमिंग बैंक के लिए, जिसमें हमारे सारे इनकमिंग के ट्रांजैक्शंस होंगे, और तीसरा जीएल हम बनाएंगे आउटगोइंग बैंक के लिए, जिसमें हमारे केवल आउटगोइंग बैंक के ट्रांजैक्शंस होंगे। ये हम एक बैंक अकाउंट के लिए 3 जीएल्स बनाते हैं। ये हमारा एसएपी में प्रोसेस होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये अब हम डिस्कस करते हैं। सपोज कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन है, सपोज ये वेंडर का पेमेंट का ट्रांजैक्शन है। नॉर्मल जर्नल एंट्रीज की क्या होती है, वेंडर पेमेंट की, वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग बैंक। और रिकंसिलेशन की इसकी एंट्री क्या होगी वो अब हम समझते हैं। इसमें रिकंसिलेशन की एंट्री के लिए हमारा आउटगोइंग बैंक अकाउंट डेबिट होगा और मेन बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसमें क्या इम्पैक्ट है इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि वेंडर पेमेंट है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग बैंक होता है, बट हमारा जब हम रिकंसिलेशन अकाउंट करते हैं तो इसमें हम अपने आउटगोइंग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मतलब यहाँ से आउटगोइंग बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, अब यहाँ पे आउटगोइंग बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और इससे आउटगोइंग बैंक का इम्पैक्ट नील हो जाता है। आउटगोइंग बैंक क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। डेबिट क्रेडिट उसका कैंसिल हो गया तो आउटगोइंग बैंक नलीफाई हो गया। तो ओरिजिनल एंट्री क्या रह जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक अकाउंट। ये ओरिजिनल एंट्री रह गई, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मेन अकाउंट। समझ आ गया आप सभी को। तो मतलब ओरिजिनल जो हमारा एंट्री रहेगा, लास्ट फाइनल एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक अकाउंट। यहाँ पे इस तरीके से आउटगोइंग बैंक को हम डेबिट करने से हमारा आउटगोइंग बैंक का इम्पैक्ट नील हो जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली जब हमारी पेमेंट रिसीव की कोई एंट्री होती है तो नॉर्मल एंट्री हम क्या करते हैं, इनकमिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और जब हम इसकी रिकंसिलेशन एंट्री होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें हम मेन बैंक को डेबिट करते हैं और इनकमिंग बैंक को क्रेडिट करते हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे इनकमिंग बैंक का इम्पैक्ट नलीफाई हो जाता है, इनकमिंग बैंक हमारा क्लियर हो जाता है। और जो मेन एंट्री वो रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल एंट्री मेन बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बैंक। मतलब मेन हमें इम्पैक्ट अब किस पे डालना है, मेन बैंक पे। और जब हम पहले एंट्री करेंगे वो इनकमिंग बैंक और आउटगोइंग बैंक से करेंगे। कोई भी हमें पेमेंट रिसीव होगा तो हम इनकमिंग बैंक में डालेंगे, कभी हम पेमेंट पे करेंगे तो वो आउटगोइंग बैंक से करते हैं। और जब हम रिकंसिलाइल करते हैं उसको तो हम अपना सारा जो इम्पैक्ट होता है वो हम मेन बैंक पे ट्रांसफर कर देते हैं और इनकमिंग और आउटगोइंग बैंक को क्लियर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा एसएपी में। सबसे पहले हम 3 जीएल्स बनाएंगे। तो चलते हैं एसएपी स्क्रीन पर और हम एक 3 जीएल्स बनाते हैं।
जीएल बनाने का टी कोड तो आप सभी को पता ही होगा, हम काफी बार बना चुके हैं। FS00 से हम जीएल बनाएंगे। सिस्टम क्लोज हो गया है, इसे मैं रीस्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने अब सिस्टम को रिकनेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें जीएल्स क्रिएट करेंगे। टी कोड क्या होता है? FS00। ये हम अपना कंपनी कोड, अगर आप अपनी कंपनी कोड से कनेक्ट नहीं है तो आप अपना कंपनी कोड कर लीजिए मेंशन। उसके बाद हमें अब 3 जीएल्स बनानी है। एक तो मेन बैंक की जीएल, दूसरा इनकमिंग बैंक की और तीसरा आउटगोइंग बैंक की जीएल बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो बैंक अकाउंट था वो हमने क्रिएट किया होता बैंक SBI बैंक का। तो इसी में मैं एडिटिंग करके इसको चेंज कर रही हूँ। यहाँ से हमें एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है और अब मैं इसको क्या नाम दे दूंगी? इसका मेन बैंक अकाउंट, SBI मेन। मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया SBI मेन बैंक। या एक काम करते हैं, मैं 3 मेन जीएल बनाती हूँ, इसमें नहीं करती मैं कनेक्ट चेंज, नहीं तो पहले के जो हमारे ट्रांजेक्शन्स करे हुए हैं वो सब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं दोबारा FS00 की स्क्रीन पर जा रही हूँ और अपने कंपनी कोड के अंदर मैं 3 मेन जीएल्स बनाती हूँ। इसी जीएल को मैं कॉपी करते हुए एक मेन बैंक का लिए जीएल बना रही हूँ। ये मैंने जीएल अकाउंट नंबर दे दिया है और अकाउंट ग्रुप हमारा यही रहेगा, बैंक बैलेंस इंक्लूडिंग FDRs। और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दूंगी मेन बैंक। ऐसे ऐसे मेन बैंक। यहाँ पे भी मैं इसका नाम चेंज कर दूंगी मेन बैंक अकाउंट। और हमें इसमें लास्ट के अकाउंट के नंबर्स भी मेंशन कर दें। जो हमारा अकाउंट नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल डेटा के अंदर जो हमारा मेन बैंक अकाउंट रहेगा उसमें मैंने करेंसी ली है INR, और हमारा जो मेन बैंक अकाउंट रहेगा उसको हम ओपन आइटम मैनेजमेंट पे टिक नहीं करेंगे और इसमें लाइन आइटम डिस्प्ले पे टिक करेंगे। सॉर्ट की लेंगे 001। क्रिएट बैंक एंड इंटरेस्ट के अंदर फील्ड स्टेटस ग्रुप ले लेंगे हम G005 और सेव कर देंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी मेन बैंक अकाउंट बनाए उसका लास्ट डिजिट हम 0 लें। और इसी तरीके से हम अब एक इनकमिंग का अकाउंट बना लेते हैं। इसे ही मैं कॉपी कर रही हूँ, इसी में थोड़े से चेंजेस कर दूंगी। और जो हम इनकमिंग बैंक का जीएल अकाउंट बनाए उसका लास्ट डिजिट हम 1 में रखें, 1 की सीरीज में ले। ये हमारा जीएल अकाउंट नंबर आ गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको इनकमिंग का ही 1 रखना। आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मेन बैंक, इनकमिंग बैंक और आउटगोइंग बैंक बनाए हमेशा उसको एक ही सीक्वेंस में हम बनाए। मतलब अगर हम मेन बैंक बना रहे हैं लास्ट डिजिट 0 रखें तो हमेशा मेन बैंक की लास्ट डिजिट 0 रखें और इनकमिंग की लास्ट डिजिट 1 और आउटगोइंग की लास्ट डिजिट 2 रखें। अब हम टाइप एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर बैंक का अकाउंट ग्रुप हमारा बैंक बैलेंस इंक्लूडिंग FDRC रहेगा, बैलेंस शीट का अकाउंट टाइप है और इसका हम मेन बैंक से हटा करके इधर इनकमिंग बैंक कर देंगे।
सिमिलरली हम यहाँ पे भी इसका नाम चेंज कर देंगे। इनकमिंग अकाउंट, ICICI इनकमिंग। अब कंट्रोल डेटा के अंदर करेंसी लेंगे INR, और हमें अब ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग बैंक की जीएल्स होती है उसमें हमने ओपन आइटम मैनेजमेंट पे टिक करते हैं। ओपन आइटम मैनेजमेंट हम क्यों टिक करते हैं? क्योंकि जो जीएल्स को हमें फ्यूचर में नलीफाई करना है, जो जीएल्स को हमें फ्यूचर में क्लियर करना होता है, उन आइटम्स के साथ हम ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक करते हैं। तो हमें इनकमिंग और आउटगोइंग बैंक की जीएल्स को हमें नलीफाई करना है, क्लियर करना है, जैसा भी मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था। इसलिए हम यहाँ पे इसको टिक करके चलेंगे और बाकी सब सेटिंग्स हमारी सेम रहेगी। और अब हम इसे सेव कर देंगे। सिमिलर मैनर से हम एक और जीएल क्रिएट करेंगे। इसे ही मैं कॉपी कर रही हूँ इनकमिंग जीएल के, और यहाँ पे इसका नंबर मैं 32 दे रही हूँ और सेव कर दूँ। अब टाइप एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट ग्रुप सेम रहेगा, बैलेंस शीट रहेगा, बस यहाँ पे हमें चेंज करना होगा इनकमिंग की जगह आउटगोइंग। आउटगोइंग बैंक मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे भी मैंने आउटगोइंग चेंज कर दूंगी। तो इस तरीके से ये मैंने अब आउटगोइंग बैंक का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। कंट्रोल डेटा के अंदर सेम हमारा इसमें भी करेंसी लेंगे हम INR, और उसके बाद ओपन आइटम मैनेजमेंट में हम टिक करके चलेंगे। लाइन आइटम डिस्प्ले भी टिक करेंगे और सॉर्ट के लेंगे 001। क्रिएट बैंक एंड इंटरेस्ट के अंदर हम अपना फील्ड स्टेटस ग्रुप ले लेंगे। मैंने G005 लिया, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और अब हम इसे सेव कर देंगे। इस तरीके से मैंने ये 3 जीएल्स अपनी बना ली, एक मेन बैंक के लिए, एक इनकमिंग बैंक के लिए और एक आउटगोइंग बैंक के लिए। तो आपको भी इस तरीके से 3 जीएल्स बनानी होगी एक बैंक अकाउंट के लिए। अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको, सपोज आपकी कंपनी में 2 बैंक अकाउंट है तो आपको 6 जीएल बनानी होगी। 3 बनानी होगी एक बैंक अकाउंट के लिए और 3 बनानी होगी एक बैंक अकाउंट। चलिए चलते हैं दोबारा हम अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर। अब बात करते हैं हम हाउस बैंक की। जो आपका हाउस बैंक क्या होता है? हाउस बैंक हमारा 5 कैरेक्टर का एक कोड होता है, और हाउस बैंक हमें रिप्रेजेंट करता है बैंक की ब्रांच को। और जो बैंक की रहती है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है बैंक डिटेल्स, यानी कि हमारा IFSC कोड वगैरह डिटेल्स को ये रिप्रेजेंट करती है। टी कोड होता है इसे बनाने का FI01, और हाउस बैंक बनाने का टी कोड होता है FI12। अब हम बाकी के स्टेप्स को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू प्रैक्टिस, गुड बाय।